हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नंद वंश तक समझा चुका है। अब मैं आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। ये हमारा आज का टॉपिक है मौर्य काल। आइए देखते हैं मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल का जो समय है 322 से लेके 185 ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट रहा है। ये डेट उल्टी लिखी है क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है। मौर्य काल के अगर मैं संस्थापक की बात करूं, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य काल के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जो समय रहा है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहा है। आइए हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे भारत का मैंने आपको यहाँ नक्शा बना के रखा है। जैसे कि ये भारत से बाहर सीरिया बना हुआ है। ये गुजरात का इलाका है जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ये गुजरात है। यहाँ ऊपर विराट है, ठीक है। ये ऊपर तक्षशिला बना है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। ये आपका मगध महाजनपद है। इसके पहले हम आपको 16 महाजनपद का लेक्चर में पूरे 16 महाजनपद कवर करा चुके हैं। तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है जिसका नाम है मगध। मगध जो है महाजनपद है। नीचे अवंती उज्जैन जिसमें पड़ता है, ये भी एक महाजनपद है। विदिशा इसी का हिस्सा है। कलिंग एक महाजनपद तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके जो राजा है नंदराज है और इसकी राजधानी तोशाली हुआ करती थी। और नीचे आए तो हम चंद्रगिरी पर्वत बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की। तो जो मौर्य काल के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिनका नाम है विष्णुगुप्त, उनकी सहायता से नंद वंश के जो अंतिम सम्राट होते हैं जिनका नाम है घनानंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ है जिसमें घनानंद परास्त हुए हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो विलियम जोन्स ने इन्हें सेंड्रो कोट्स की उपाधि से सम्मानित किया है। इसलिए किया है क्योंकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को जीत लिया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जितना साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में किया, इस समय किसी भी शासक ने वैसा काम नहीं किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया और साम्राज्य का विस्तार किया। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब आक्रमण करता है तो ये पूरे हिस्से जीत जाता है। तक्षशिला, सौराष्ट्र, कश्मीर अभी इसके कब्जे में नहीं है, अवंती इसके पास है। कलिंग छोड़ के बाकी का पूरा कर्नाटक तक ये जीत जाता है। इसने जो अपनी सत्ता का विस्तार किया है वो साम्राज्य विस्तार मतलब युद्ध की नीति अपनाई, साथ ही साथ वैवाहिक संबंध। जैसे कि इस समय सीरिया के एक शासक हैं जिनका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है मेगास्थनीस, और सेल्यूकस की लड़की है जिसका नाम है हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से विवाह करने के साथ साथ सीरिया तक अपना शासन का विस्तार कर लेता है। हालांकि इनमें जब युद्ध हुआ है तो हेरात, कांधार, जैड्रोशिया और प्रीपेनिसडाई, ये 4 सीरिया के इलाके जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते हैं। बदले में सीरिया के शासक सेल्यूकस को कई 100 हाथी उसने दान में दिए हैं उनकी सुरक्षा और पालन के लिए। साथ ही साथ जब हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह होता है तो मेगास्थनीज मगध आया है चंद्रगुप्त के दरबार में, और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका का विषय क्या है? तो इंडिका का विषय है मगध के शासन व्यवस्था, मतलब मौर्यों की जो शासन व्यवस्था है मगध में किस टाइप की शासन व्यवस्था चलती है, कौन कौन सी समितियां हैं, इसमें मेगास्थनीज की इंडिका में इसका वर्णन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या लिखी है उन्होंने? तो इन्होंने इंडिका किताब लिखी है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के नीचे तरफ शासन व्यवस्था की। तो चंद्रगुप्त ने जब गुजरात पे आक्रमण किया, सौराष्ट्र को जीत लिया, तो सौराष्ट्र में इस समय पानी की कमी है और उस पानी की कमी को दूर करने के लिए इसने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। किसके द्वारा निर्माण कराया है? तो पुष्यगुप्त इसका उपराज्यपाल होता है गुजरात में, उससे ये सुदर्शन झील का निर्माण कराता है। किससे? पुष्यगुप्त के द्वारा। ये सौराष्ट्र की बात हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है ये बहुत अच्छा शासन है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का आधार जो है ये इनके गुरु चाणक्य का अर्थशास्त्र है।
चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिभावक हैं, जो गुरु हैं, वो चाणक्य हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति की किताब है। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए 7 अंगों का वर्णन किया गया है। 7 अंग कौन कौन से हैं? पहला तो है राजा। राजा के साथ होते हैं अमात्य, मतलब उसके अधिकारी। उसके बाद होता है जनपद। जनपद मतलब जो राजा जिस क्षेत्र पे राज करता है उसे जनपद कहते हैं। इसके बाद होता है दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है किला, जहां राजा अपने आप को सुरक्षित रखता है। अगला होता है 5वां कोष। कोष मतलब ऐसा पैसा जो कि जनता से टैक्स के जरिए वसूला गया हो, उसे कोष कहते हैं। कर लगा लगा के जो पैसा वसूला जाता है। 6वां अंग जो है सेना। किसी भी राजा को राज्य करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है। और 7वां होता है मित्र, मतलब राजा को अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए मित्रता करनी पड़ती है। यह अर्थशास्त्र ने बताया है। ये थे पहले हमारे शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का रहता है उसका नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने अंत में जैन धर्म अपना लिया है। किसकी संगति में आके? तो भद्रबाहु एक जैन संत हैं इस समय, और भद्रबाहु की संगत में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन के काल में जैन धर्म अपना लिया। और भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत ले जाते हैं। कर्नाटक में एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी पर्वत। ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे ही रखा गया है। चंद्रगिरी पर्वत पे भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना दिलवा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जैन धर्म में संलेखना पद्धति होती है, जिससे आदमी अपने प्राण स्वयं अपनी मर्जी से त्याग देता है। तो वो पद्धति के जरिए चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना पद्धति के जरिए उनके प्राण त्याग देते हैं। कौन? किसकी संगति में आके? तो भद्रबाहु, ये एक जैन संत है। ठीक है, अब हम आते हैं बिंदुसार पे। चंद्रगुप्त का लड़का है बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय इस तरफ लिखा हुआ है, 298 से 273 तक का समय बिंदुसार का काल है। बिंदुसार की विशेषता यह है कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया है। ठीक है, कौन सा संप्रदाय? आजीवक, जिसके जो प्रवर्तक हैं इनका नाम है मोखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मोखलीपुत्र गोशाल इसके प्रवर्तक हैं, जो कि महावीर जो स्वामी रहते हैं, महावीर जैन, उन्हीं के शिष्य होते हैं। लेकिन आगे चल के वो अपना एक अलग संप्रदाय बना लेंगे जिसका नाम है आजीवक। ठीक है, तो बिंदुसार जो रहता है, बिंदुसार चंद्रगुप्त का लड़का है, और बिंदुसार बहुत ज्यादा प्रतापी शासक है। इसे कई नामों से पुकारा गया है, जैसे जैन धर्मों में इसे सिंहासन या सिंहसेन के नाम से पुकारा गया है। कहीं जगह इसे अमित्र घात, अमित्र केटस, अमित्र पाल, बंधुपाल, ऐसे कई सारे नामों से, जैसे पुराणों में इसे बंधुपाल कहा गया है। तो इसे कई प्रकार के नामों से पुकारा गया है बिंदुसार को। बिंदुसार की विशेषता यह रहती है कि बिंदुसार ने भी सेल्यूकस के ही अनुयायी एंटियोकस पे आक्रमण करने का विचार बनाया। लेकिन बिंदुसार सबसे पहले एंटियोकस के पास अपने एक दूत को भेजता है और उससे 3 चीजों की डिमांड करता है। पहला होता है मीठी शराब, दूसरा होता है सूखी अंजीर, और तीसरा होता है दार्शनिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कि सीरिया के शासक से किस व्यक्ति ने मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक की डिमांड की थी? तो उसका नाम है बिंदुसार। तो बिंदुसार जब एंटियोकस से डिमांड करता है तो एंटियोकस इसकी 2 डिमांड पूरी करवाता है। कौन कौन सी? मीठी शराब और सूखी अंजीर भिजवाता है इसके दरबार में, लेकिन दार्शनिक को नहीं पहुंचवाता। एंटियोकस जो है अपने दूत डायमेकस को दरबार में भेजा है मगध में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया है? तो बिंदुसार के दरबार में आया है। ठीक है, बिंदुसार। तो ऐसे करके बिंदुसार भी अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा है। बिंदुसार के 2 पुत्र हैं, एक है सुशीमा और दूसरा है अशोक। सुशीम जो है बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र रहता है, और सुशीम हमेशा मगध में बिंदुसार के साथ रहता है, जबकि अशोक और बिंदुसार की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। और अशोक की जो पोस्टिंग है वो अवंती में करके रखी है। ये अवंती का राज्यपाल है इस समय अशोक। जब बिंदुसार गद्दी पे बैठा रहता है तो तक्षशिला में कुछ लोग विद्रोह कर देते हैं, जिस विद्रोह को अशोक ने ही दबाया है, और यहां 50,000 लोगों की हत्या करके विद्रोह को दबा देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूरे साम्राज्य में सबसे जो शक्तिशाली और योग्य शासक है वो अशोक बनना चाहिए, लेकिन बिंदुसार का प्रिय पुत्र सुशीम रहता है, और बिंदुसार चाहता है कि सुशीम ही इस गद्दी पे बैठे। होता भी यही है। जब बिंदुसार बीमार पड़ने लगता है
तो वो अपने पुत्र सुशीम का राज्याभिषेक घोषित कर देता है कि अब सुशीम बनेगा राजा। लेकिन अशोक को जब ये बात पता चलती है तो अशोक जाता है मगध और अशोक अपने पिता बिंदुसार को बंदी बना लेता है और अपने भाई सुशीम की हत्या कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं जब अशोक अवंती का राज्यपाल रहता है तो इस समय ये विदिशा भी इसके पास में रहता है और विदिशा के एक श्रेष्ठी होते हैं जिनकी पुत्री का नाम है महादेवी। महादेवी जो है अशोक की पत्नी है। कहां की रहने वाली थी? तो विदिशा की। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अशोक की पत्नी का नाम महादेवी है। एक श्रेष्ठी मतलब एक घनिष्ठ व्यापारी की पुत्री है जिसका नाम है महादेवी। ठीक है। तो जब अशोक जाता है मगध तो अपने ही पिता के हत्या तो नहीं करता लेकिन अपने पिता के निर्णय को मानता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज्यादा योग्य शासक वही है। जबकि सुशीम को ये शासक बनाना चाहते हैं तो अशोक ने 99 भाइयों का वध किया है। अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 में होता है, 269 में। 3 साल बाद, इसके पिता की मृत्यु के 3 साल बाद ये अपना अभिषेक करा रहा है। इसलिए क्योंकि अशोक ने 3 वर्षों तक अपने जितने भी भाई हैं और जितने भी इसके ऐसे संबंधी थे जो इसके राज्याभिषेक में कोई बाधा उत्पन्न कर सकते थे उन सब की हत्या की है। इसलिए अशोक को चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने अपने ही 99 सगे भाइयों की हत्या करके इस गद्दी पे बैठा है और उसका यह करना कोई गलत भी नहीं मान सकते क्योंकि वो सबसे योग्य होता है और उसे उसका पारितोष मिलता नहीं है तो वो अपने हक को छीन लेता है और मगध की गद्दी पे बैठ जाता है। जब अशोक मगध की गद्दी पे बैठा है तो अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी है, भगवान शिव का उपासक है, अवंती का राज्यपाल रहा है और यहीं से भगवान महाकाल की पूजा करता है। भगवान शिव का उपासक होने के साथ साथ ये प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोज कराता है, पशु हत्या करता है, नर बलि भी देता है और एक बहुत क्रूर शासक होता है। अशोक देखने में भी बहुत क्रूर होता है। इसकी जो त्वचा रहती है बहुत खुरदुरी रहती है और देखने में ये बिल्कुल सुंदर नहीं रहता, इसलिए इससे लोग वैसे ही घबराते हैं। अशोक जो रहता है जब मगध पे शासन करता है तो अशोक ने टोटल साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई है। युद्ध के जरिए अशोक जहां भी जाता था अपने साथ एक विशाल सेना लेके जाता था और हर जगह आक्रमण करते हुए लोगों की हत्याएं करता था। जब अशोक अपने ही राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पे आक्रमण करता है। क्योंकि कलिंग पे आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि कलिंग इसके साम्राज्य के बीचों बीच है, साथ ही साथ कलिंग एक बंदरगाह, कलिंग अभी कहां पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम का आपने नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह वो कलिंग में ही आता है। तो कलिंग एक बंदरगाह था जिससे कि विदेश व्यापार में इसे सहायता मिलती। साथ ही साथ कलिंग जो है इसके साम्राज्य के बीचों बीच है जहां से इसे अपनी सेना रख के दोनों तरफ बराबर ध्यान दे सकता था। तो कलिंग के राजा इस समय रहते हैं नंदराज और कलिंग की राजधानी रहती है तोशाली। कलिंग के राजा नंदराज है और कलिंग की राजधानी तोशाली है। कलिंग पे आक्रमण करता है अशोक 261 में और जब कलिंग पे आक्रमण करता है तो अशोक ये पाता है कि कलिंग पे आक्रमण करने पे अशोक ने मात्र 2 दिन में 1.5 लाख लोगों की हत्या करवा दी है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया है। अशोक कलिंग तो जीत जाता है लेकिन जब वो कलिंग की रणभूमि में घूमता है तो उसे चारों तरफ लाशों के ढेर बिछे दिखते हैं। हालांकि अशोक को लाशों से और हत्याओं से कोई परहेज नहीं होता शुरू में, लेकिन इस नरसंहार को देख के अशोक का जो मन है द्रवित हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखने लगता है कि ऐसे लाखों लोगों को मैंने मरवा दिया है, ईश्वर मुझे इसका क्या फल देगा। उसे सोच सोच के वो चिंतित हो जाता है और वापस जाता है मगध। अशोक का भतीजा है श्रवण निग्रोध, जिसके पिता की अशोक ने ही हत्या की है सुशीम की, उसी का लड़का है श्रवण निग्रोध। और श्रवण निग्रोध जब अशोक से मिलता है तो श्रवण निग्रोध अशोक से बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, ना उसके प्रति उस बदले की भावना रहती है। जबकि अशोक ने तो श्रवण निग्रोध के पिता को मारा है, लेकिन श्रवण निग्रोध इस समय बौद्ध धर्म अपना लेता है और बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो सारे द्वेष, श्रवण निग्रोध अशोक की संगत में आता है और श्रवण निग्रोध अशोक से ना कभी चिढ़ता है ना कभी बदले की भावना रखी है, क्योंकि श्रवण निग्रोध एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और श्रवण निग्रोध और अपने एक भाई तिष्य की संगत में आके अशोक भी बौद्ध धर्म अपनाने लगता है, क्योंकि अब अशोक को नरसंहार से कोई मतलब नहीं है। अब अशोक
शांति के पथ पे चलता है और शांति से साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। तो इस युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। अब जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो अब अशोक कोई युद्ध नहीं करेगा, उसके पास सेना जरूर रहेगी लेकिन केवल साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए, किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं। तो अशोक अपनी सेना रखता है और सब जगह धर्म प्रचारक भेजता है। हमने देखा है कि 250 ईसा पूर्व अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई है पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष वो मुगलिपुत्र तिष्य को रखता है, ठीक है ना। 250 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने करवाई है। कहां कराई है? पाटलिपुत्र में। इसलिए कराई है क्योंकि अशोक ने अब बौद्ध धर्म अपना लिया है। जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है तो अशोक ने बौद्ध धर्म जब अपनाया तो इसने पूरे विश्व में धर्म प्रचारक भेजे। जैसे अशोक ने अपने ही पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा है धर्म प्रचार के लिए। जैसा हम जानते हैं कि श्रीलंका में इस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला है। तो बौद्ध धर्म जो है वो किसके द्वारा फैलाया गया है? अशोक के द्वारा, महेंद्र और संघमित्रा द्वारा। एक चीज इसमें छूट गई है कि जब अशोक भगवान शिव का उपासक होता है तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना, ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की है? अशोक ने की है। और श्रीनगर शहर में विजयेश्वर भगवान शिव का एक मंदिर अशोक ने बनवाया है। तो ऐसे करके अशोक बौद्ध धर्म अपना जरूर लेता है लेकिन सारे धर्म कुल के लोगों को सम्मान देता है और सभी लोगों की बातों को सुनता है। अब हम बात करते हैं कि अशोक की महानता क्या क्या कारण है। तो अशोक की महानता का कारण उसका साम्राज्य विस्तार, उसका शासन नहीं है। अशोक की महानता का कारण है उसके अभिलेख, ठीक है। अशोक की शासन और उसकी महानता का कारण है अभिलेख। अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो टी पैंथलर करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को ढूंढा है और 1837 में जेम्स प्रिंसेप करके एक व्यक्ति हैं जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। तो अशोक ने ऐसे तो पूरे भारत में अनगिनत शिलालेख और स्तूपों का निर्माण कराया है। जैसे कि हम देखते हैं सांची का स्तूप भी अशोक ने बनवाया है। सांची के स्तूप में सारीपुत्र और महामोदगलायन ये दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, उनकी अस्थियां रखी गई हैं, ठीक है, सांची के स्तूप में। अब अशोक की महानता की हम बात कर रहे थे, तो जो शिलालेख अशोक ने बनवाए हैं, अशोक ने 8 बृहद शिलालेख बनाए हैं जो कि सीधे पहाड़ों को कटवा के उनमें से चट्टानें निकाल के इसने उसमें कुछ पंक्तियां अंकित कराई हैं। जैसे सबसे जो विस्तृत और सबसे फेमस जो शिलालेख है वो वैराट का भागरू शिलालेख है जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसमें अशोक ने 3 पंक्तियां अंकित करवाई हैं। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण में जाना है। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धम्म मतलब होता है जो बुद्ध ने टीचिंग्स दी हैं, जो बुद्ध ने पढ़ाया है, उसकी शरण में जाना है। और तीसरी पंक्ति है संघम शरणम गच्छामि, मतलब भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया है, जो एक यूनियन बनाया है, उसकी शरण में जाना है। तो ये भागरू शिलालेख में ये पंक्तियां अंकित हैं। अब अगर हम बात करें कि अशोक का नाम क्या क्या मिलता है, तो जैसे कि अशोक का जो नाम है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनो, राजा अशोको, ठीक है, ये इसके नाम मिलते हैं। जैसे माक्सी, गुर्जरा, उसके बाद भागरू शिलालेख, ऐसे कई प्रकार के शिलालेख हैं जिसमें अशोक के खुद के नाम मिलते हैं। जैसे प्रियदर्शिनी मतलब देवों के प्रिय, ये इसकी उपाधि इसने धारण की है। तो अशोक के बहुत से शिलालेख हैं, टोटल तो हजारों शिलालेख हैं जिसमें से 8 बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे शिलालेख शामिल। अगर मैं आपको अशोक के शिलालेखों की बात करूं तो अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। जैसे जोगढ़ जो कि गंजम जिले में पड़ता है उड़ीसा में। अगला है आपका धौली जो कि पुरी उड़ीसा में पड़ता है। अगला है आपका कालसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है आपका एरागुड़ी जो कि कुर्नूल कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। इसके बाद है सोपारा जो कि ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद है मानसेरा जो कि मानसेरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। शहबाजगढ़ी मर्दाना जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। साथ ही साथ उत्तराखंड में जोगढ़ शिलालेख पड़ता है। तो ऐसे कर करके अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं जिनमें इनकी जानकारी मिलती है। अब मैं बात करता हूं, अशोक ने अपने प्रांत को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला इसका हिस्सा था प्राची। प्राची जो है ये ऊपर का हिस्सा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। दूसरा है दक्षिणापथ
दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो स्वर्णगिरी है, ठीक है। तीसरा होता है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी है। तो ऐसे कर करके अशोक ने अपनी सत्ता को 5 राज्यों में बांट के शासन किया है। अशोक का जो शासन है वो आज जैसा शासन चलता है, जैसा कि आज भारत में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही अशोक ने अपने शासन में कुछ मंत्री बना के रखे थे। एक मंत्री विदेश व्यापार देखता था, एक मंत्री इनके जन्म प्रमाण पत्रों को देखता था, एक मंत्री इनके युद्ध नीति को देखता था, एक मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को देखता था, एक मंत्री इनके भवन निर्माण को देखता था। तो ऐसे कर करके 18 मंत्रियों को इसने नियुक्त कराया, 27 प्रकार के अध्यक्ष बनाए हैं इसने, ठीक है। और 6 समितियों का वर्णन मिलता है, ये इन समितियों का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी किताब में किया है। तो हम देख रहे हैं कि अशोक, देखिए दोस्तों, ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें पूरा कंटेंट देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मौर्य काल में आपको इतने से लेक्चर में कवर हुए, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अगर आपको डिटेल में एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस के हिसाब से और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मेंस के हिसाब से अगर अच्छे नोट्स और विस्तृत जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। आपने जैसा कि हमारे थैंकिंग वीडियो में देखा है, होशंगाबाद और बाबई में हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। ये जो नंबर ब्लिंक हो रहे हैं, इस पे आप इन नंबर्स पे आप कॉल करके और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। ये तो इसका केवल एक डेमो है और इतने कम समय में आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस बहुत से कवर हो जाएंगे। अशोक की बात करूं तो अशोक ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई है। सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा, जबकि अशोक ने इस सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, इसकी मरम्मत कराई है तुषास्त्र के द्वारा, ठीक है। तो ये बात थी कुछ अशोक से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी अशोक के शिलालेख से लिया गया है। सारनाथ का आपने नाम सुना होगा, जैसा आपने एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह देखा होगा जिसमें 3 शेर हैं, हमारे नोट पे भी दिखता है, वो हर जगह दिखता है। 3 शेर हैं जिनके मुंह आजू बाजू में, एक का सामने और एक का पीछे। तो ये सारनाथ से लिया गया है, ठीक है। सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है वहां से वो लिया गया है। तो ये थी बात अशोक के बारे में। अशोक ने हालांकि बहुत अच्छा शासन किया और सबसे महानतम सम्राटों में से एक है। इसलिए एक है क्योंकि अशोक ने अपने शिलालेखों में स्पष्ट रूप से अंकित कराया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है और वो प्रजा मुझसे कभी भी आके मिल सकती है। अगर मैं अपने शयन कक्ष में भी हूं तो भी मेरी प्रजा का कोई भी आम आदमी आके मुझसे डायरेक्ट मिल सकता है। अशोक की ऐसी शासन व्यवस्था थी, वो सबको अपना पुत्र मानता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अशोक के बाद इसका जो पुत्र होता है दशरथ, वो शासक बनता है, ठीक है। दशरथ शासक बना है। यहां तक तो इनका शासन बहुत अच्छा चला है, लेकिन जब दशरथ शासक बनता है तो इस समय इनका शासन कमजोर पड़ने लगता है। उसके कई सारे कारण हैं। एक मेन कारण यह है कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो इसने अहिंसा की नीति अपना ली, और जब आदमी अहिंसक हो जाता है तो लोग उस पर हावी होने लगते हैं। यही हुआ। अशोक तो खैर एक बहुत योग्य सम्राट था, लेकिन जब उसका पुत्र दशरथ जब आता है, इसने भी आजीवक संप्रदाय को अपना लिया है। तो ये भी अहिंसक प्रकार के हैं और इनका अब साम्राज्य टूटने लगा है। अशोक के पुत्र जो हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां वहां कब्जा करते जा रहे हैं और दशरथ से शासन बहुत कमजोर पड़ने लगता है। दशरथ के बाद कुछ शासक बदलाते हैं और लास्ट जो शासक रहते हैं बृहदत्त हैं, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या इन्हीं के ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की है। इस समय ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अशोक ने बहुत सा धन बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया है, साथ ही साथ अपनी भूमि का बहुत सा हिस्सा बौद्ध भिक्षुओं को दान कर दिया है, जिससे कि ब्राह्मण बहुत चिढ़े हुए हैं। क्योंकि अशोक पहले तो शिव का उपासक था, लेकिन जब ये भगवान गौतम बुद्ध का धर्म अपना लेता है तो ये बौद्ध भिक्षुओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। पुनः ब्राह्मण धर्म को वापस से स्थापित करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। और अब इस टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक चालू होगा पुष्यमित्र शुंग। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए मौर्य वंश के लिए। मौर्य वंश की हमारे पास बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी है, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में संपर्क करें। अगर आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, हमारे एफर्ट को पसंद कर रहे हैं, अगर हमारा कंटेंट और समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।